पता नहीं यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। पूरी दिन रात एक कर रखी है, मेहनत करे जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। आज जितने साल हो गए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार कि सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही। रेंचो भी बोलता है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस का पीछा करो। लर्निंग करता हूँ, हर चीज करता हूँ, लेकिन ये सक्सेस आने का नाम ही क्यों नहीं ले रही। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों? फिर घर के ताने अलग, बाहर वालों के ताने अलग, वो भी सुनो। ये कोई लाइफ है? ऐसी कोई लाइफ है? ऐसी थोड़ी लाइफ जीनी है मेरे को। आप भी इसी तरह बड़बड़ाते हो खुद से? जब आपके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप अपनी पर्सनल बातें उनसे शेयर कर सको, उन पर ट्रस्ट कर सको। क्योंकि जब भी आप किसी को बताने जाते हो तो आपका मजाक बनाया जाता है, आपकी खिल्ली उड़ाई जाती है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ये एपिसोड उसी पे बेस्ड है। तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। तुषार मालवीय आप सबका स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सएम प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। तो अभी तक आपने जैसे देखा, जो दुर्योधन थे उन्होंने पांडव सेना के महारथियों के नाम गिनाना स्टॉप कर दिया था और अपने महारथी यानी कि कौरव सेना के महारथियों के नाम गिनाने की बात की गुरु द्रोणाचार्य से। आज के इस एपिसोड के अंदर संजय उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए ये श्लोक बोलते हैं, भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस तथैव च। आज के इस एपिसोड के अंदर जो दुर्योधन है वो टोटल 7 महारथी के नाम लेंगे और उनके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या पर्पस है, क्या रीजन है, वो सब मैं कुछ बताऊंगा। स्टोरी इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी, एक भी स्टोरी पे मैं जाऊंगा तो एक एक घंटा ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ में ही बताऊंगा, शॉर्ट में ही बताऊंगा। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग को कैसे अपनी लाइफ में उतारना है और अपना ट्रांसफॉर्मेशन पे है, ना कि पूरी महाभारत को समझना है इधर। अगर आप चाहते हो कि महाभारत समझना तो कमेंट में जरूर बताना, तो मैं सोचूंगा इसकी भी एक अलग से सीरीज बना दूं। तो यहाँ पर अभी जो फोकस है वो हमको इधर ये करना है कि जो दुर्योधन है अभी 7 महारथियों के यानी कि कौरव सेना के महारथियों के नाम गिनाने जा रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहले जो है वो है स्वयं हमारे गुरु द्रोणाचार्य के नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मक्खन लगा रहे हैं दुर्योधन, एक्सपर्ट है भाई साहब ये तो। मक्खन लगा रहे हैं, उनको मक्खन लगाना मतलब उनको बहला रहे हैं, उनको इतना इज्जत दे रहे हैं ताकि वो उनकी सेना से ही लड़े। तो इस तरीके से जो दुर्योधन है उन्होंने पूरा दिमाग लगा के सीधा का सीधा अप्रोच किया गुरु द्रोणाचार्य को, ताकि वो गुरु द्रोणाचार्य पूरे के पूरे झांसे में आ जाए। इस तरीके से दुर्योधन ने उनका नाम लिया। और जो गुरु द्रोणाचार्य है उनकी जो मृत्यु हुई इस महाभारत युद्ध में, वो धृष्टद्युम्न यानी कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न। आप पता है ना द्रुपद कौन है? नहीं पता तो एपिसोड देख लेना, जितने भी ये एपिसोड बने उनके अंदर मैंने बहुत सी बात की है द्रुपद के बारे में। इनकी अलग अलग टोटल बहुत सी स्टोरी मैंने बताई है, अलग अलग एपिसोड के अंदर पूरी स्टोरी बता रखी है, तो जरूर देखना इसको। तो जो द्रुपद पुत्र था धृष्टद्युम्न, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ था ताकि वो अपने पिता यानी कि द्रुपद का बदला ले सके, उनका अंत कर सके गुरु द्रोणाचार्य का। बस वही पर्पस था, वही उनके लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है। जैसे मेरी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है प्रैक्टिकल भगवत गीता को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना। तो यहाँ आप चलते हैं दूसरे महारथी, उनका नाम था भीष्म पितामह। अब पितामह का मतलब होता है दादा। भीष्म पितामह दुर्योधन के दादा थे और साथ ही साथ ये कौरवों के सेनापति भी थे। इनकी जो क्वालिटीज है भीष्म पितामह की ये थी कि ये इच्छा मृत्यु वरदान इनको मिला हुआ था, यानी कि ये जब भी चाहेंगे तभी वो मर सकते हैं, उनकी मृत्यु तभी आएगी। और इनकी मृत्यु कब हुई? जब एक शिखंडी नामक पुरुष था जो पहले स्त्री थी फिर पुरुष में कन्वर्ट हुआ था। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह के कुछ नियम थे कि वो नहीं तो स्त्री पे वार करते और नहीं जो स्त्री से पुरुष में कन्वर्ट हुए उन पे वार नहीं कर सकते। तो ऐसे उनके नियम थे, इसीलिए उन्होंने उन पे वार नहीं किया था। और अर्जुन ने शिखंडी की मदद से बाणों द्वारा उन पे वार किया था और उनको जमीन पे बाणों द्वारा गिराया दिया गया, उनको लिटा दिया गया। और यहाँ पर भीष्म पितामह चाहते तो वो फिर से उठ के वार कर सकते थे, युद्ध कर सकते थे, लेकिन इच्छा मृत्यु था क्योंकि अमर जैसा ही था पूरा, वो अमर ही थे एक तरीके से क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु वरदान मिला हुआ था। लेकिन जब भीष्म पितामह ने देखा ये सब कुछ अधर्म हो ही रहा है, कौरव अधर्म के साथ दे रहे, इतना अधर्म हो रहा था और साथ ही साथ भीष्म पितामह भी अधर्म के साथ लड़ रहे थे, उनका साथ ही दे रहे थे। तो ये सारी चीजें नहीं देख पाए, इसीलिए उन्होंने सोचा अब मेरे को मृत्यु मिल ही जाए। और लेकिन मृत्यु उस टाइम नहीं ली थी उन्होंने ली थी जब सूर्यदेव है वो
उत्तर की तरफ राइज करेंगे तब उनको मृत्यु मिल जाएगी, तब एक्सेप्टेड थे वो। और इसी तरीके से जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब उनकी मृत्यु हो गई थी। इस तरीके से ये 2 महारथी के बारे में अभी तक मैंने बताया। अब चलते हैं तीसरे महारथी जो कि कर्ण। यहाँ पर दुर्योधन को दूसरे जो महारथी है उनका नाम लेना चाहिए था, लेकिन कर्ण का इसीलिए नाम लिया क्योंकि कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिनपे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था दुर्योधन को। वो मानते थे कि जो कर्ण है वो अकेले काफी है पांडवों पे, वो इतने शक्तिशाली, अर्जुन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऐसा मानते थे। महाभारत में उनका अंत अर्जुन के द्वारा ही हुआ। अब चलते हैं हमारे चौथे महारथी जो कि कृपाचार्य, जो कि पांडव और कौरवों के गुरु भी थे और चिरंजीवी यानी कि अमर थे वो, इसीलिए दुर्योधन ने उनका नाम लिया। अब चलते हैं हमारे 5वें योद्धा की तरफ, 5वें महारथी की तरफ, जिनका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और वो भी चिरंजीवी यानी कि अमर थे, इसीलिए दुर्योधन ने उनका नाम लिया था। अब चलते छठे महारथी जिनका नाम था विकर्ण, जो कि स्वयं खुद ही दुर्योधन के भाई थे। और यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो थे वो धर्म के साथ लड़ रहे थे, हालांकि वो कौरव के साथ थे लेकिन फिर भी वो धर्मात्मा थे। और जब आपको पता है द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब ये जो थे विकर्ण, उन्होंने आवाज उठाई थी द्रौपदी के लिए कौरव के अगेंस्ट, लेकिन अंत में फिर भी उन्होंने अपने भाई के साथ ही दिया। तो कहने का मतलब जो विकर्ण थे वो धर्मात्मा थे। अब चलते हैं हमारे लास्ट 7वें महारथी जिनका नाम दुर्योधन ने यहाँ पर जिक्र किया है, वो थे भूरिश्रवा। अब भूरिश्रवा कौन? इनके जो दादा थे उनका नाम था बालिक। बालिक जो थे वो शांतनु। अब शांतनु कौन है? भीष्म पितामह तो पता है ना आपको, उनके पिता शांतनु। उन्हीं शांतनु के भाई थे बालिक। और उन्हीं बालिक के जो पुत्र थे उनका नाम था सोमदत्त। और उन्हीं सोमदत्त का पुत्र था भूरिश्रवा। ये भी धर्मात्मा थे, धर्म के साथ ही लड़ रहे थे। ये भी बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत स्ट्रांग योद्धा थे, इसीलिए दुर्योधन ने इन 7 महारथियों के नाम लिए। और इनके पीछे ये इंटेंशन था दुर्योधन का, एक तो ये बहुत शक्तिशाली थे, दूसरे इनके साथ अमर योद्धा थे जैसे कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे, जो कि पांडव सेना के अंदर भी नहीं है अमर योद्धा था। फिर आते हैं पांडव सेना की तरह धर्मात्मा, हमारे भूरिश्रवा, विकर्ण जैसे धर्मात्मा। तो यहाँ पर दुर्योधन खुश हो रहा था और बता रहा था गुरु द्रोणाचार्य को, हमारे पास ओवरऑल हर तरीके से इस टाइप के सारे योद्धा है। जैसे पांडवों के पास तो कुछ योद्धा भी नहीं है, अमर जैसे योद्धा भी नहीं है, हमारे पास तो वो भी है। और पांडवों की तरह धर्मात्मा भी है, पांडवों की तरह शक्तिशाली योद्धा भी है, हमारे पास तो सब कुछ है। हम पांडवों से बहुत आगे है, कहने का मतलब टक्कर की तो बात ही नहीं, हम उनसे आगे है। ऐसा दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को महसूस करवा रहे थे, उनको मैनिपुलेट कर रहे थे यहाँ पर। तो इस तरीके से दुर्योधन ने ये पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अपनी कौरव सेना के नाम लिए। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं लर्निंग पोर्शन की तरफ। तो अभी तक जैसे आपने देखा, जो दुर्योधन है वो अपनी सेना यानी कि कौरव सेना के महारथियों के नाम गिनाना स्टार्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर अपनी सेना के, कौरव सेना के महारथी का नाम गिनाना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका मतलब क्या? यानी कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर लर्निंग ये है कि अभी तक मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में बताया, जब भी प्रॉब्लम आए तो उसका एक तो वीक पॉइंट पकड़ लो और एक अपनी स्ट्रेंथ पहचान लो, ये 2 चीज़ें कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम जो होती है वो अपनी स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? तो ऐसी जब सिचुएशन आए तो हमको चाहिए एक बड़ी सी टीम, एक अच्छी सी टीम, एक क्वालिटी टीम, एक स्ट्रांग टीम चाहिए हमको। अब टीम क्या हेल्प करेगी? तो देखो, जैसे कि मैंने एपिसोड में स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आपको एक चीज़ बताई थी कि आप कोई भी काम करने जाते हो वो मतलब 80 to 90% पूरा कर लेते हो, फिर 10% के चक्कर में रह जाते हो। जैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करता हूँ, एक स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो 80 to 90% कवर कर रहा है, मतलब सब कुछ जो चाहिए होता है एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो उतना फुलफिल कर रहा है, लेकिन रिमेनिंग 10 to 20% जो बच रहा है जिससे उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही, वो क्लियर नहीं कर पा रहा वो एग्जाम को, उसके पीछे हाथ होता है मेंटोर का। अगर उसको एक अच्छा गुरु मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए तो वो आराम से उसको क्रैक कर सकता है। लेकिन अगर उसी जगह उसको कोई और ऐसा गुरु मिल जाए, मेंटर मिल जाए, जो सिर्फ और सिर्फ किसी अलग इंटेंशन अपने खुद के फायदे के लिए वो आ रहा है, तो उस बेचारे क्या ये 80 to 90% जो मेहनत है वो पूरी की पूरी वेस्ट जाती है। ठीक वैसे ही कंपनी के अंदर आपको अलग अलग तरह की पोस्ट देखने को मिलती है, जैसे CEO अलग होता है, फाउंडर अलग होता है, सेल्समैन अलग होता है, एम्प्लॉय अलग होता है। क्यों आखिर क्यों ऐसा होता है? एक फाउंडर अगर इतना स्मार्ट होता, 100% सब कुछ कर सकता, तो वो अकेला ही सब कुछ कर सकता था ना। तो फिर ये अलग अलग
क्यों रखी है पोजीशन? ये इसीलिए रखी है क्योंकि हर एक इंसान पूरे 100% परफेक्ट नहीं होते, कहीं ना कहीं वो लैग मारते ही है। ठीक वैसे ही जब भी हम किसी चीज में लैग मार रहे होते हैं तो कोई ऐसा मेंबर पकड़ना होता है, कोई ऐसा टीम मेंबर पकड़ना होता है जो उसमें एक्सपर्ट हो। इसीलिए जो 80% प्लस 20% का जो रिमेनिंग पोर्शन रहता है ना, वो टीम मेंबर फिलफिल करते हैं और तब जाके हमको सक्सेस मिलती है। इसीलिए टीम का होना लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की ये लर्निंग मैंने कैसे अपनी लाइफ में उतारी, अब मूव ऑन करते हैं अपने चेकलिस्ट की तरफ। तो यहाँ पर आपको चेकलिस्ट जरूर स्क्रीन पे दिख रही होगी। यहाँ पर आपको आज के चेकलिस्ट के अंदर टोटल 5 स्टेप देखने को मिलेंगे। हर बार की तरह इस बार भी रिवॉर्ड सिस्टम है। अब चलते स्टेप 1 के अंदर। यहाँ पर आपको ऐसी क्वालिटीज बतानी है, ऐसी चीजें बतानी है जो आपके पास, मतलब आपकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, आपके पास स्ट्रेंथ है लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे आप, कंसिस्टेंटली यूज नहीं कर रहे हैं। अब यूज नहीं करना, कंसिस्टेंटली यूज नहीं करना, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे मैं आपको अभी बोल देता कि आप यूज नहीं कर रहे, तो ऐसी बहुत सी चीजें होगी जो आपने लाइफ में एक बार तक की होगी, तो आप तो वो बोल दोगे मैंने आज से 2-3 साल पहले ये किया था, लेकिन कंसिस्टेंटली किया था कि आपने? अब मैं यही पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, स्पेसिफिक हो गया तो यहाँ पर कंसिस्टेंटली नो ही होगा आपका मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लिखी है, आपसे मैं शेयर भी करता हूँ। ये मेरे रिचुअल्स के पार्ट है, मैं करता हूँ लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं हो पाते सारे के सारे, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने 5 टोटल अपनी स्ट्रेंथ लिखी हुई है, जो वॉरियर के नाम बोल दो आप। जैसे मेडिटेशन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज लिखा हुआ है, बुक रीडिंग लिखा हुआ है, वॉक लिखा हुआ है, हाइड्रेशन लिखा हुआ है, और भी बहुत सारे 5 है तो 5 लिख दिए, जो ज़्यादा प्रायोरिटी में थे वो लिख दिए। अब जैसे मेडिटेशन है, कंसिस्टेंटली मैं करता हूँ लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है जिसमें मिस हो जाता है। अभी की बात ले लो, अभी फंक्शन था तो 3 दिन से मैं कर ही नहीं रहा। ऑन रिकॉर्ड की बात करो, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड मैं 3 दिन से नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो मैं किया था इन 3 दिन में, लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं किया था। रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड का मतलब ये है, जैसे आपको स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, जैसे ये मैं रिकॉर्ड रखता हूँ, मैं एक एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये जैन मोड का एक एप्लीकेशन होता है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन में। और यहाँ पर ओवरऑल सब मेडिटेशन का रिकॉर्ड है इसके अंदर, और आप स्क्रीन पर दिख रही होगा आपको। ये जो लास्ट मेडिटेशन मैंने किया था 6 तारीख को, जो कि 20 मिनट्स का था। यूजुअली मैं 30 मिनट्स का करता हूँ, लेकिन उस दिन कुछ टाइम का ब्लॉकेज था, इसीलिए मैं 20 मिनट्स किया था। तो इस तरीके से मैंने लास्ट से 6 तारीख को किया था, और आज मेरे को 2-3 दिन हो चुके उस मेडिटेशन किए हुए। ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब चलते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज में मैं जैसे बात करूँ तो मैं योगा करता हूँ, 2 टाइप की योगा करता हूँ और 1 टाइप की एक्सरसाइज करता हूँ। इस टाइप का मेरा प्लान होता है। पहले एक योगा करो, फिर वो वाला योगा थोड़ा अलग होता है, वो वार्म अप योगा होता है जिसमें नर्व्स खुलती है, कोई भी अटकी नहीं होती, उस टाइप का योगा होता है। फिर एक्सरसाइज करता हूँ, मेन वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करता हूँ, मतलब वेट्स वाली एक्सरसाइज डंबल का यूज़ करके। फिर आता है लास्ट में वो चक्र स्ट्रेचिंग के लिए योगा करता हूँ मैं, और मैं मैट का यूज़ करता हूँ, योगा मैट, कुशन, योगा कुशन वगैरह का यूज़ करता हूँ। बस इतनी चीज़ें मैं एक्सरसाइज में यूज़ करता हूँ। अब चलते हैं बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग के अंदर अभी मैं फिलहाल पढ़ रहा था थिंक एंड ग्रो रिच, लेकिन टाइम हो गया उसको भी पढ़े हुए। अच्छी बुक है, ऐसी बहुत सी बुक है जो मेरे पास अच्छी है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये मैं नहीं पढ़ रहा। ये जितनी भी चीज़ें लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं हो पा रही, लेकिन आज मैं मेक श्योर करूँगा आपसे कि मैं इसको कंसिस्टेंटली करूँ और अपनी लाइफ में उतारूँ और आगे बढ़ूँ। फिर आती वॉक। मेरे को बहुत अच्छा लगता है घास पे चलना, क्योंकि जब मैं घास पे चलता हूँ ना, वहाँ पर सॉइल होती है, वहाँ पर मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर पैर घुसता है, पूरा मिट्टी में हो जाता है वो पैर। इतना सुकून मिलता है, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि नेचर से कनेक्ट हो गया। ऑब्वियसली नेचर से ही कनेक्ट होते हैं वैसे तो। इतना अच्छा फील होगा जब आप चलोगे ना घास में, सॉइल में पैर घुसेगा। ऐसा मत समझो कि गंदा हो रहा है पैर, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो उधर। फिर आता है हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन के अंदर पानी पीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बूस्टअप होती है पानी पीने से। हाइड्रेटेड रहते हो, स्किन ड्राई नहीं होती, स्किन हेल्दी रहती है। स्किन को हेल्दी करना है तो पानी पियो, सिंपल सी बात बोलता हूँ। अब आता है स्टेप 2। इसके अंदर आपको उन वॉरियर के नाम लिखने हैं जो आप यूज़ नहीं करते अभी तक, उनके सबके नाम लिखने हैं, और कब लास्ट यूज़ किए उनका सबका इधर डेट लिखना है। मैं तो ऑलरेडी आपको सब कुछ बता दिया। तो जैसे मेडिटेशन 6 तारीख को लास्ट किया था, एक्सरसाइज है 7 तारीख को लास्ट किया था। बुक रीडिंग का अभी डेटा मेरे को पता नहीं है, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपको कोई रॉन्ग डेट बताऊँ, इसीलिए मैं मना बोलता हूँ, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। इतना बता सकता हूँ कि 10 डेज की रेंज में मैंने की है बुक रीडिंग। वॉक 26 अगस्त लास्ट किया था। यहाँ पर वॉक का मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर चला था, ये मैंने रिकॉर्ड बनाया था, पूरा का पूरा रिकॉर्ड बनाया। स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा तो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते होंगे, यहाँ पर शेयर किया है।
तो 3 घंटे चला था नॉन स्टॉप, बहुत अच्छा चला था। यहाँ पर मैंने एक ऑडियो बुक फिनिश की थी, यहाँ पर बहुत से अचीवमेंट किए थे मैंने यहाँ पर। उसके बाद यार कंसिस्टेंसी टूट गई। पहले ही बोला हुआ है कि पहले छोटे छोटे स्टेप डेली लो, वो अच्छे है कंपेयर टू दिस बिग स्टेप फॉर वन डे। ऐसा मत करो, एक दिन के लिए आप बड़ा कर लोगे फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो बुरी चीज़ है। इससे अच्छा 5-5 मिनट भी 10-10 मिनट भी वॉक कर लो डेली, वो अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो इस टाइप से खुद को समझाया मैंने और आगे बढ़ा। और फिर आता है हमारी हाइड्रेशन का मतलब पानी 3 लीटर जो मैं पीने का टारगेट रहता है मेरा यूजुअली, वो उसका डेटा मेरे पास नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन नहीं किया। अब चलते हैं स्टेप 3 के अंदर। यहाँ पर आपको वो बताना है कि आज से आपने फिर से उस चीज़ को एक्टिवेट किया, रीबर्थ दिया अपने वॉरियर को, वो सब बताना है। तो मेडिटेशन को मैंने रीबर्थ दिया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने 30 मिनट्स मेडिटेशन किया है, मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया है यहाँ पर। और इसका मैंने रीबर्थ ऑफ अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया। मेडिटेशन इज लाइक मेरे लिए सब कुछ है। अब चलते हैं स्टेप 4 के अंदर। यहाँ पर फिर से एक चीज़ दिखने को मिलेगी। रिबोन वॉरियर कौन था, तो मेडिटेशन था। एक्शन टेकन क्या लिया मैंने, एक्शन 30 मिनट्स का साइलेंट सिटिंग किया, फीलिंग किया, ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया, सिंपल। अब आता है डायलॉग मैंने एक मारा था, नाम से नहीं काम से जीत होती है, नाम से नहीं काम से जीत होती है। वो बोलते हैं ना, हमारी कहावत है मारवाड़ी में कि सौबरू वालों नहीं है कौम वालों है, लाइक दैट। हम मारवाड़ी है ना, इसलिए। तो यहाँ पर कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि हर एक इंसान को है ना काम पसंद आता है, उसका ब्यूटी पसंद नहीं आती, उसका कैरेक्टर पसंद नहीं आता, इस तरीके से मतलब वो इंसान उसको फिजिकली वो पसंद नहीं कर रहा, उसकी काम क्या है वो पसंद करते हैं लोग। तो इस तरीके से अब चलते स्टेप 5 के अंदर। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा रिवॉर्ड सिस्टम। इस रिवॉर्ड सिस्टम की हर बार की तरह सिमिलर बट नॉट सेम, हर बार बोलता हूँ मैं, इस बार भी बोल दिया। नए होंगे सब्सक्राइबर तो उनको तो पता चलना चाहिए ना। आई होप आई नो आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। यहाँ कॉइन सिस्टम के अंदर आपको नाम के वॉरियर का, तो आपने जो वॉरियर लिखे, मतलब ऑनेस्टली आपने वो वॉरियर लिखे जो आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उस पर +1 मिलेगा आपको। अगर झूठ बोल रहे तो मत लेना, अब अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होंगे। फिर किसी भी जो भी वॉरियर आपने लिखे जो आप कंसिस्टेंटली यूज़ नहीं कर रहे, तो उनको आज से आपने स्टार्ट किया करना, आज आपने वो वॉरियर का यूज़ किया, तो उसका +2 बोनस भी मिलेगा। और फिर खाली ये सोचा कि भाई मैं ये वॉरियर का यूज़ करूँगा, लेकिन एंड ऑफ द डे फिर पता चलता है आपको कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर -1 दे देना खुद को, ऑनेस्टली दे देना। तो यहाँ पर टोटल कॉइन अर्निंग हुई +7, मैंने तो किया अपना, इसीलिए मेरे को हर जगह से कॉइन मिल चुके हैं। फिर फाइनल रिफ्लेक्शन आता है, एनालिसिस आता है, चेकलिस्ट का एनालिसिस, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने जो भी किया वो सही किया, उससे क्या सीखने को मिला और कल क्या करना है, वो सब कैसे इंप्रूव करना है, वो सब। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर देने। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये, तुम्हारा कौन से वॉरियर सिर्फ नाम के थे, मतलब कौन से वॉरियर सिर्फ नाम के थे। तो यहाँ पर मेरा एक भी वॉरियर नाम का नहीं था, मेरे सारे के सारे वॉरियर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है मेरे लाइफ में, और मैं उनका यूज़ भी करता हूँ। फिर आता है तुमने किसको जिंदा किया, तो मैंने मेडिटेशन वॉरियर को जिंदा किया आज। और फिर आता है क्या आज तुम्हारा एक्शन तुम्हारे एसेट से बड़ा था, यानी कि जो आपने एक्शन लिए, सिर्फ वो जो भी आपके पास टूल्स है, खाली वो टूल्स का यूज़ भी किया ना या नहीं किया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सपोज़ मेरे पास मेडिटेशन योगा मैट वगैरह कुशन, योगा कुशन है, डंबल्स है, उसका यूज़ ही नहीं किया, तो बेकार चीज़ है ना। और जैसे मेडिटेशन की, मैंने आज मेडिटेशन का वो किया मैंने रीबर्थ, तो मेडिटेशन मैट है मेरे पास अब पूरा का पूरा, उसमें अच्छे से मैं बैठता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं, तो उसका यूज़ किया। उसको सिर्फ देखा या फिर मेडिटेशन भी किया या फिर देखते ही रह गए उसको, इस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेडिटेशन किया, अपना एक्शन लिया, उस चीज़ को मैं देखता नहीं गया, मैंने अपना एक्शन ले लिया, मेडिटेशन किया, रिलैक्स फील कर दिया मैंने अच्छे से, और बहुत मज़ा आ गया। अब आता है फाइनल डायलॉग वॉरियर, हर बार की तरह होता है विक्ट्री साउट, जो लाउडली मैंने बोला, कैसे बोला आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। मेरी टीम में सिर्फ बड़े नाम नहीं, मेरी टीम में वही है जो बैटलफील्ड में लड़ते हैं। मैं त्रिमूर्ति मोक्ष वॉरियर हूँ और आज से हर नाम को एक्शन में बदल दूंगा। आज का ये चेकलिस्ट तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से उतार दिया। अगर आप भी चाहते हो इसको अपनी लाइफ के अंदर उतारना, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना, डाउनलोड करना ये PDF को और अपनी लाइफ के अंदर उतारना। मेरी तरह आप भी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, आप भी चेंजेस देख सकते हो अपनी लाइफ के, पॉजिटिव चेंजेस देख सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। तो आई होप आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो दुर्योधन है वो कौरव सेना के और भी महारथियों के नाम गिनाना स्टार्ट करते हैं, और
और उसके पीछे क्या इंटेंशन होगा वो तो कल का एपिसोड देखने के बाद आपको पता चलेगा। हमारा एक ही इंटेंशन रहेगा कि लर्निंग, और उसी लर्निंग को अपनी लाइफ में उतारूंगा मैं और अपना लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप भी अपनी लाइफ के अंदर वो सारी चीजें करना और ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली 101% आपको देखने को मिलेंगे अगर आपने ये सारी चीजें की तो, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज जहां पर हर समस्या का समाधान प्रैक्टिकल वे के अंदर मिलता है। और इसी के साथ आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।